नमस्कार जी। नमस्कार सविता सिंह जी। मैं आपको और अमित कुमार जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं आप मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है। जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? ओके, तो ठीक आ रही है। मैं समझता हूं तो मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे स्लाइड आप सबको दिख रहा है? Are you able to see my slides, please? Hello? जी दिख रही हैं आपकी स्लाइड्स। Yeah. I think there is some problem with the audio of yes. Okay. तो अमित कुमार शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। या डॉक्टर अमित कुमार जी ने मुझे कांटेक्ट किया है अबाउट 4-5 डेज बैक कि मैं आपको इस माध्यम से मैं आपसे बात कर सकूं कुष्ठ व्याधि के बारे में। तो पहले तो मुझे बोला गया है कि मुझे हिंदी में बात करना है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हिंदी में बात करने के लिए उत्सुक हूं, मगर ये बात आप सब लोग समझिए कि मैं तेलंगाना से हूं। मेरे मातृभाषा तेलुगु है। फिर भी हैदराबाद में रहने के पश्चात मुझे तो थोड़ा बहुत कुछ हिंदी और उर्दू का मिश्रण में बात करने का अनुभव है। तो मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, इसमें बहुत सारी इंग्लिश वर्ड्स और उर्दू के वर्ड्स आएंगे। आप कृपया उसका आप प्लीज टॉलरेट इट। तो उसका थोड़ा उपेक्ष करना चाहिए आप, बट फिर भी आई थिंक आई विल ट्राई टू बी एट बेस्ट। मुझे ये बताया नहीं गया कि आज के एक कार्यक्रम में जो सुनने वाले कौन हैं। कृपया ये बात मुझे बताएंगे कोई? हु इज ऑडियंस? हेलो? सर, जो हमारे सक्षम के कार्यकर्ता हैं और डिफरेंट कॉलेजेस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स और कई फील्ड से जुड़े हुए लोग जो इस विषय में जानना चाहते हैं, वो सभी हमारे ऑडियंस हैं। ठीक है। उनका पढ़ाई कहाँ तक है उसके लिए बात करना चाहता हूँ। तो बिकॉज आई हैव टू गो टू दैट लेवल। इफ द स्टूडेंट्स हैव टू टॉक डिफरेंटली, इफ द प्रोफेशनल्स हैव टू टॉक डिफरेंटली, बट फिर भी ठीक है। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि आई कैन रीच एवरीबॉडी। तो बीच में थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात आते रहेंगे, तो आप कृपया उसको टॉलरेट करना, उपेक्षा कीजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे फिर आप ये कार्यक्रम के बाद मुझे आप सब लोग उसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो पहला आपके सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप ऐसा बहुत अच्छा कार्यक्रम लगाए। आप एक उसका ऑर्गेनाइज करें। आज एंटी लेप्रेसी डे है। आज के दिन 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का उनका डेथ एनिवर्सरी है। उन्होंने अमर हो गए। ये दिन उनके नाम पे एंटी लेप्रेसी डे बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व करती है। और सारे हिंदुस्तान में एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आज के दिन एंटी लेप्रेसी डे, इंडिया में इसको एंटी लेप्रेसी डे से नाम से जाना जाता है। बाहर इट्स कॉल्ड एज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। इंडिया के बाहर इट्स कॉल्ड वर्ल्ड लेप्रेसी डे के नाम पे मालूम, आई मीन इट्स ऑब्जर्व्ड।
बट ये बार ये दोनों एक ही दिन आए हैं। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसको गांधी जी का पुण्यतिथि के दिन क्यों मनाया जाता है, कि इसके लिए कि गांधी जी कुष्ठ व्याधि लोगों के लिए बहुत कुछ काम करे हैं, उसके लिए बहुत सारा उनको तपना थी उसके मन में, गांधी जी के मन में। एंड और एक ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है। ये यहाँ जो लेटे हुए आदमी है इनका नाम है परचूरी शास्त्री। ये परचूरी शास्त्री एक गांधी जी के फॉलोअर थे, मगर उनको कुष्ठ व्याधि आने से उनको गांधी जी ने अपने आश्रम में बुला के, साबरमती आश्रम में बुला के उनके साथ उनको रखे, उनको गांधी जी स्वयं उनका सेवा करते थे। तो ये परचूरी शास्त्री जी और गांधी जी का फेमस फोटोग्राफ है। ये सब कुष्ठ निवारण के काम करने वालों के लिए बहुत प्रेरणा पूर्वक है। इसके अलावा अपने को ये जानना चाहिए, मुझे बताया गया कि मेरे को कुष्ठ व्याधि के लक्षण के बारे में और उसके बारे में सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए कहा गया है। तो पहले थोड़े बहुत अपन ये कुष्ठ व्याधि के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जानने की, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहले जानकारी ये है कि कुष्ठ व्याधि अपने भारत में बहुत पुराने टाइम से है। ये अपनी एक पुरानी एक प्रोबेबली एक रिकॉर्ड है अपना, जिसमें कुष्ठ व्याधि पीड़ित का चेहरा कैसा बदलता है, ये पूरा प्रोबेबली संस्कृत या पाली भाषा में बताया गया है। तो ये अपने वेद काल से ही इसका कुष्ठ व्याधि इंडिया में कई सारी पुराणों में, ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके अलावा अपन ये अगर समझने की कोशिश करेंगे तो भागवत पुराण जब अपन उसको पढ़ेंगे तो कृष्णा का बहुत सारे उनकी बच्चे हैं, सन्स। वन ऑफ द सन इज सांबा। सांबा एक्चुअली उनको भी कुष्ठ व्याधि से एक शाप पश्चात उनको कुष्ठ व्याधि लग जाता है। ये फोटोग्राफ जो तो आप देख रहे हैं, उन्होंने कृष्ण के पास आके वो शाप विमोचन के लिए, कुष्ठ व्याधि से उनको बचाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे थे। मगर कृष्ण ने उनसे कहता है, आप एक बहुत ही बुरी काम करे हैं, इसके लिए आपको जो श्राप मिला है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मगर ये कथा यहाँ ही समाप्त नहीं होती। कुष्ठ व्याधि के कारण जब ये सांबा को कुष्ठ व्याधि उनको लगता है तो उन्होंने द्वारका छोड़ के अरण्यों में चले जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से चलते चलते अभी जो उड़ीसा में है सो कोणार्क के पास पहुँच के वहाँ सूर्य को उपासन करके कुष्ठ व्याधि से मुक्त हो जाता है। उनसे लिखा हुए सूर्याष्टकम बहुत ही पॉपुलर है। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी। बहुत सारे बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए ये सूर्याष्टकम सभी लोग उनको नमन करते हैं उनको। तो ये कहानी और कुष्ठ व्याधि के बारे में अपने पुराणों में भी बहुत सारी बातें कहे हुए हैं। मगर ये बहुत जरूरी है कि कुष्ठ व्याधि से निवारण हो सकता है। एक कथा में ये पढ़ाई जाती है कि सूर्य को जब आप उपासना करते हैं या सूर्य किरणों के साथ आप रहेंगे तो अपने स्किन में से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती है। ये पुराने और इतिहास छोड़ने के बाद अपन ये बीमारी के बारे में अगर बात करने के लिए अगर शुरू करेंगे तो ये बीमारी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बोल के एक नाम से है। सो एक बैसिलस बैक्टीरियम के माध्यम से कारण होता है।
ये बैक्टीरिया को पहली बार 1873 मतलब करीब करीब 150 साल पहले आर्मोर हैंसन ने डिस्कवर करे थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब तक बहुत सारी बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। तब तक प्रॉब्ली बैसिलस एंथ्रासिस बोल के पहले एक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ था। उसके बाद में 1 या 2 बैक्टीरिया और भी आइडेंटिफाई हुए थे, मगर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे तो पहले 3 बैक्टीरिया में से वो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। मगर बात यह है कि ये बीमारी बहुत पुरानी है। इनका वजह मतलब कौन सा बैसिलस होता है वो भी मालूम हो गया, फिर भी इसको समो ह्यूमन काइंड कंट्रोल करने में अभी भी असमर्थ रह चुके हैं। काफी हद तक कंट्रोल हुआ है मगर पूरा एराडिकेट तो नहीं हुआ है। मेरा स्लाइड्स तो इंग्लिश में रहेंगे मगर मैं उसका विश्लेषण तो हिंदी में ही दूंगा। जिनको इंग्लिश आता है वो ये स्लाइड्स तो पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा कुष्ठ व्याधि से प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारी बीमारियां होती है, कम होती है, थोड़ा कम होते हैं, थोड़ा बच जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी बीमारी बहुत लंबे टाइम तक अपने साथ रहते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो भी एक बार आने के बाद पूरा छुटकारा उनसे नहीं मिलेगा। मगर लेप्रेसी इज ए क्यूरेबल डिसीज। लेप्रेसी को बहुत अच्छा दवाइयों के साथ उसको पूरा बैक्टीरिया को तो पूरा खत्म कर सकते हैं, मगर कभी कभी वो बीमारी के साथ जो लक्षण आते हैं या उनके साथ जो कमजोरियां आ जाते हैं वो उनके अपने साथ पेशेंट के साथ रह जाते हैं। उसके लिए पेशेंट थोड़ा डिफॉर्म्ड होने का अवकाश है। हर पेशेंट लेप्रेसी का पेशेंट को डिफॉर्मिलिटी डिसेबिलिटी नहीं आता है, मगर जिनको आता है उनको बहुत ही केयर करने का आवश्यकता है। तो कैसा पहचाने जाएंगे लेप्रेसी को? लेप्रेसी को 3 चिन्ह है, उससे लेप्रेसी को पहचान सकते हैं। एक तो है हाइपोएस्थेटिक स्किन, मतलब जहां स्किन को स्पर्शा मालूम नहीं होती वैसा पैचेस स्किन पे आते हैं। दूसरी बात पेरिफेरल नर्व्स, बॉडी में अपने को सेंसेशन सप्लाई करने के लिए नर्व्स रहते हैं। बॉडी में 3 वैसा ट्रैक्स रहते हैं। एक तो आर्टरीज बोलते हैं जिसमें ब्लड प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। दूसरी यह है वेसल्स है, वो वेन्स है, उसमें अनऑक्सीजनेटेड और इम्प्रूव ब्लड वापस घाट को जाता है। और तीसरी जो ट्रैक्ट्स एवरीवेयर बॉडी पे है वो तो नर्व्स है। ये नर्व्स बॉडी को सेंसेशंस और मसल्स को एक्शन के लिए बहुत जरूरी है। उसको सेंसरी और मोटार फंक्शंस ये नाम से कहा जाता है। सेंसरी फंक्शन से सेंसेशंस मालूम होते हैं, मोटार फंक्शन से नर्व्स सप्लाई करने का मसल्स मूवमेंट आता है। तो बहुत सारे नर्व्स ऐसा है बॉडी में जिसमें बहुत ये मोटार और सेंसरी फाइबर साथ में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लेप्रेसी में ऐसे नर्व्स थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, और जब इन्वॉल्व होते हैं ये नर्व्स सूज जाते हैं। जब ये नर्व्स सूज जाते हैं कभी कभी अंदर के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं नर्व सेंसेशन कमजोर हो जाता है। तो ये नर्व सेंसेशन कमजोर होने से पहली बात ये बता रहा हूँ कि जो पहले बताया ये स्किन जहाँ सेंसेशंस कम होता है वो नर्व फाइबर्स का कंप्रेस होने से होता है। दूसरी बात, ये नर्व्स को व्हेन यू एग्जामिन द नर्व्स, ये नर्व्स को पहचान सकते हैं कि ये अदर मामूली नर्व से काफी थिक है। तीसरी बात, लेप्रेसी पेशेंट का स्किन एग्जामिन करने पे ये मालूम कर सकते हैं कि स्किन में बैसिलाई, मतलब ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैसिलाई स्किन में छुपे हुए हैं। उसको स्किन को थोड़ा स्लिट स्किन स्मीयर ये टेक्निक के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी पेशेंट को जो आएगा उनको ये तीनों में से 1 या 2 चिन्ह है तो ये लेप्रेसी का पेशेंट माना जा सकता है। कंफर्मेशन करने के लिए ये स्किन स्मीयर में माइकोबैक्टीरियम लेप्रे दैट इज AFB का मतलब एसिड फास्ट बैसिलाई, ये पहचानने से इसकी स्मीयर को स्टेन करने से पहचान सकते हैं। जब ये पहचान तो ये बीमारी कंफर्म होता है। मगर कभी कभी ये
व्यवस्था नहीं रहती कि स्किन स्मेयर करने का व्यवस्था हर जगह गांव-गांव में, छोटे-छोटे शहरों में भी नहीं रहता है। तो कभी भी स्किन का सेंसेशन कम है, पैचेस मैं अभी बताने वाला हूँ, वैसा कुछ है तो उनको लेप्रोसी, I mean we can identify those lesions as leprosy and start the treatment. लेप्रोसी का मैनिफेस्टेशंस, ये थोड़ा डिसीज थोड़ा बहुत सारे डिसीजों से थोड़ा हटके है। हटके इसके मतलब कि इसमें एक ही तरह का चिन्ह नहीं होते, बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ मैनिफेस्टेशंस, इनका लक्षण बहुत सारे स्प्रेड आउट है। कभी कभी ये पिक्चर में बताया वैसा एक लीजन रह सकता है चेहरे पे जो देखने में थोड़ा पेल है, हाइपोपिगमेंटेड बोलते हैं इंग्लिश में, पेल पैचेस हो सकते हैं। कभी कभी ये बीच में फोटो वैसा मल्टीपल पैचेस हो सकते हैं। कभी कभी इतने सारे मल्टीपल हो सकते हैं कि पूरा चेहरा या पूरा स्किन भी पूरा भर जा सकते हैं। तो बॉडी का इम्यूनिटी मतलब बॉडी का रेसिस्टेंस, इन्फेक्शन का रेसिस्टेंस के ऊपर कितना एक्सटेंट डिसीज आता है, कौन सा डिसीज किसी को आता है, वो तो बॉडी का इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जिसको इम्यूनिटी बहुत अच्छा है उनको लेप्रोसी आता ही नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है कि ये मालूम करना कि हर किसी को लेप्रोसी आने का चांस नहीं है। जिनका ओनली सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिलेटिवली लो इम्यूनिटी, उनका इम्यूनिटी कम है, उनको ही लेप्रोसी आता है। क्योंकि हम वैसे लोग लेप्रोसी पेशेंट के साथ पिछले 30 या 40 साल के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनके एग्जामिन कर रहे हैं, उनके साथ ऑलमोस्ट रह रहे हैं, फिर भी लेप्रोसी आने का चांस, लेप्रोसी काम करने वाले को तो बहुत ही कम है। इवन इट इज वेरी लो इवन इन हिज ओन फैमिली मेंबर्स को तो रिस्क तो है, मगर लेप्रोसी फॉर ऑल दैट इट इज नॉट अ वेरी हाईली इन्फेक्शियस डिसीज। मगर जिनको भी आता है इट कुड बी ए माइल्ड फॉर्म लाइक ट्यूबरकुलोसिस टाइप, और इट कुड बी सीवियर, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म लेप्रोसी वैसा भी आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये मालूम हो जाए। तो अभी मैं आपको एक दो फोटो बता रहा हूँ कि ये फोटो देखेंगे तो आपको तो कुछ ऐसा भी महसूस नहीं होता कि ये पेशेंट में कुछ कमजोरी भी है या नहीं, बिकॉज समटाइम्स द अर्ली लेप्रोसी कैन बी सो वेग, द पैचेस, द स्किन का जो चिन्ह है वो बहुत ही हल्का रह सकता है, जैसा कि ये बच्चे के चेहरे पे है, ये पैच है या नहीं वैसे, और ये भी है। इनको तो पूरा स्किन बहुत ही शाइनी और रेड स्किन दिख रहा है, बट ये दोनों पेशेंट में लेप्रोसी का चिन्ह है। दिस कुड बी इंडिटरमिनेट लेप्रोसी, दिस कुड बी प्रोबब्ली गोइंग इनटू लेप्रोमैटिस, दैट इज रेसिस्टेंस जब कम है, ये तो इवनली स्प्रेड होता हो वैसा लेप्रोसी हो सकता है। और एक टाइप है और दो टाइप है, ये बता रहा हूँ। कभी कभी व्हेन इम्यूनिटी अच्छा है तो पेशेंट ऐसा भी पैचेस के साथ डॉक्टर के पास आ सकता है, स्किन डिपार्टमेंट को या जनरल डॉक्टर के पास। ये पैचेस देखने को ऐसा ड्राई रहते हैं, थोड़ा रेड लाल भी रह सकता है, बट सरप्राइजिंगली इनको टच करने से उनको सेंसेशन मालूम नहीं होती। जब आप कॉटन से टेस्ट करेंगे या बॉल पॉइंट पेन के टच करके टेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो वेरी वेल डिफाइंड, इसका मार्जिन देखने को बहुत ही उठे हुए है और ये पैच बहुत ही क्लियर है, बट समटाइम द पैचेस कैन बी वेरी वेग। इसमें ये राइट साइड का फोटो देखिए, इसमें तो पैचेस कैन बी वेग। ऐसा जब पेशेंट आता है तो आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल होता है। तो और एक टाइप का स्किन पैचेस, कभी ये रेज्ड एंड रेड लाल हो सकता है, कभी कभी सूज सकता है। ये पेशेंट में ये देख सकते हैं कि ये पैच ये आखिरी 2 उंगलियों में है और ये उसके साथ डॉर्स ऑफ द हैंड, हाथ के ऊपर भी स्प्रेड हो रहा है, एंड पैचेस कैन बी क्लियरली सीन हियर। एंड ऑन द राइट अगेन यू विल सी अ वेरी डिफ्यूज पैच कभी क्लियर ही नहीं है। कोई अनट्रेन्ड आई, मतलब जिनको ये पेशेंट देखने का आदत नहीं है, उन्होंने इसमें ट्रेनिंग नहीं ले चुके हैं, ऐसा पेशेंट तो ये फेस पे कुछ उनको कुछ डिफरेंस ही मालूम नहीं होता। तो लेप्रोसी कैन बी समटाइम्स इट will play hide and seek with the patient as well as the doctors. Sometimes unless you are a bit trained in the leprosy, it is not very easy. So पहचानना उतना आसान नहीं है,
फिर भी मैंने इन डाउट, कभी उसको अपनी डाउट है तो टेस्ट करने से ऑलमोस्ट ऑलवेज 99% ऑफ टाइम स्किन लेप्रेसी पेशेंट का स्किन तो सेंसेशंस कम रहते हैं। और ये फोटोग्राफ से ये मालूम कर सकते हैं कि आप कौन सा नर्व्स जहाँ थिकन होते हैं। हाथ पे ये जगह, इसको अल्लार नर्व कहते हैं, ये जगह मीडियन नर्व रहता है, और ये जगह रेडियल नर्व और लेटरल पॉप्लिटल नर्व एंड पोस्टीरियर नर्व, और चेहरे के पास गर्दन पे ग्रेट ऑर्कुलर नर्व, सर्वाइकल नर्व्स एंड हाथ पे रेडियल नर्व्स। ये नर्व्स कैन कभी कभी बीमारी में लेप्रेसी में थिकन हो सकता है। और जब ये थिकन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्लार नर्व ये आर्म के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो जगह ये हाथ में सप्लाई होता है, ये पहले बताया सो फोटो में, ये हाथ में जो दिख रहा है ये तो अल्नार नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन में है। जब यहाँ स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ नर्व थिकन हो सकता है। तो ये दोनों साथ साथ अगर पहचान सके तो डायग्नोसिस आसानी से हो सकता है। और ये करने के लिए हेल्थ वर्कर के लिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आजकल ये नाम यूज कर रहे हैं, या डॉक्टर जो भी है, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग, probably one should be initiated into the training so that he can identify these lesions early. तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ये सभी लोगों को तो ये लेप्रेसी अर्ली साइंस पहचानने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैं ज़रूर समझता हूँ दिल्ली और वो परिसर प्रांत में भी इसका ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीज एंड और अदर एजेंसी से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि लेप्रेसी व्हेन यू डायग्नोज इट अर्ली, जब पहले चिन्ह जब आते हैं वही टाइम में अगर पहचानने जाए तो इनका ट्रीटमेंट कंप्लीटली उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैं जल्दी पहचाने तो कि कभी ये वापस ना आ जाए। और दूसरी और बहुत सबसे बड़ी बात है कि अर्ली डायग्नोसिस करने से पेशेंट्स को कोई डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी, मतलब दिव्यांग होने से उनको बचा सकते हैं। और ये पूरा टेस्ट कर सकते हैं नर्व थिकनिंग, नर्व टेंडरनेस देखने के बाद। अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, वैसा बड़े टेस्ट भी हो सकता है, बट एमआरआई तो लेप्रेसी में जनरली यूज नहीं होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं नर्व्स का आइडेंटिफाई करने के लिए। लेप्रेसी में बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो ट्यूबरकुलोइड टाइप हो सकता है व्हेन इम्यूनिटी इज गुड, व्हेन इम्यूनिटी इज वेरी पुअर लेप्रोमैटिस टाइप हो सकता है। बीच में बॉर्डरलाइन लेप्रेसी, उनके एक बड़ा एरिया रहता है। तो बहुत सारे इंडिया का लेप्रेसी पेशेंट्स हो बॉर्डरलाइन लेप्रेसी में रहते हैं के टाइप में पाए जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि इंडिया में तो लेप्रेसी का नंबर्स तो भी कम हो रहे हैं, मगर उसमें ज़्यादा परसेंटेज आजकल लेप्रोमैटिस लेप्रेसी टाइप्स पाए जा रहे हैं। ये अच्छा आपको मालूम होने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि 1980 में लेप्रोमैटिस लेप्रेसी 30% था, मगर अभी लेप्रोमैटिस लेप्रेसी टाइप, ये लेप्रेसी टाइप जो इम्यूनिटी कम रहने वालों में होता है, वो टाइप 58% तक आ चुका है। तो लेप्रेसी नंबर्स तो घट रहे हैं, मगर उसमें इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, दैट इज लेप्रोमैटिस टाइप ऑफ लेप्रेसी के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो लेप्रेसी का ये डिसीज में और एक पेक्यूलर थिंग और जो डिफरेंट है बाकी बीमारियों से, इसमें कभी कभी ऐसा डिसीज सडनली ये बढ़ जाता है, कॉल्ड एक्यूट एक्सर्बेशंस। इसको रिएक्शंस ऑफ लेप्रेसी बोल के भी जाना जाता है। इसमें दो टाइप के रिएक्शंस है, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिएक्शंस। जब रिएक्शंस होते हैं तो लेप्रेसी का पैचेस जो मैं अभी आपको फोटोग्राफ बताया है, कभी कभी वो सडनली रेड होके दे बिकम प्रोमिनेंट, कभी सूज जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कान सूज गया है और चेहरे पे नोड्यूल्स है। जब ये ऐसा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन तब होता है जब बॉडी में और भी थोड़ा वीकनेस आ जाता है, कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन से या कोई कभी कभी कुछ वैक्सीनेशन लेने से या कुछ गलत ड्रग्स लेने से या इंटरकरेंट इन्फेक्शन, मतलब बॉडी में और कुछ इन्फेक्शन आने से बॉडी में लेप्रेसी का बैसिलाई का प्रकोप बढ़ जाता है। जब उसका प्रकोप लेप्रेसी बैसिलाई थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है तो उसका रिएक्शन
लाइक इफेक्ट स्किन में दिखते हैं। ये रिएक्शंस आप कभी ड्रग रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना। ये लेप्रोसी रिएक्शंस आर कॉज्ड बाय द एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ द डिसीज इटसेल्फ। बीमारी कभी कभी अप्स एंड डाउन्स में, ये कभी अप्स हो जाता है, उसमें एक्यूट एक्सर्बेशन को रिएक्शंस बोल के नाम से पहचानते हैं। इसमें दो टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। तो जस्ट इनफ फॉर यू राइट नाउ टू नो दैट दे आर टाइप, these reactions are a part of the disease का, एक बीमारी का, एक ये व्याधि का एक प्रत्येकता है और उसका एक अंग है रिएक्शंस भी। जब रिएक्शंस होता है पैचेस, जैसा मैं बताया, वो जैसा वो फ्लैट है, वो फ्लैट का रीजन रेज्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 रिएक्शन। जैसा कि ये प्रोमिनेंट शोल्डर एरिया पे आप देख रहे हैं, प्लाक्स लाइक एंग्री लुकिंग एंड सडनली रेज्ड लेशंस आ जाता है। तो जब ये ऐसा लाल हो जाता है, जनरली ये टाइम में पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं। और एक पैचेस है, और इस चेहरे पे भी आप देख रहे हैं, तो कि पैचेस कभी कभी लाल हो सकते हैं। जब चेहरे पे पैचेस होते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये आंख के नजदीक रहने से आंख भी कभी इन्वॉल्व हो सकता है। आंख का मजिल्स, जो फेशियल नर्व बोल के एक नाम का एक नर्व सप्लाई करता है, जब ये पैचेस फेस पे होते तो देयर इज अ रिस्क, कभी कभी आंख का मजिल्स वीक होने का रिस्क रहता है, तो आंख बंद होना ठीक से नहीं होता। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लैग ऑप्थाल्मस। लैग मतलब वो थोड़ा क्लोज होना में लैग आ गया, तो लैग ऑप्थाल्मस कभी कभी ये फेस पे पैचेस होने से, और खास करके पैचेस में रिएक्शन हुए तो ये सब हो सकता है। तो वन शुड बी केयरफुल व्हेन, स्पेशली कभी कभी लाल स्किन पैचेस पेशेंट में कभी पहचान है तो ये समझना कि पेशेंट रिएक्शन में जा रहे हैं। और जब पेशेंट रिएक्शन में जा रहे हैं, स्किन पैचेस ही नहीं, नर्व्स भी थिकेंड हो सकता है, नर्व्स भी सूज जाते हैं। जब नर्व सूज जाते हैं तो जो मजिल्स को जो सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई करने को वो मजिल्स भी वीक हो सकते हैं। तो वीकनेस ऑफ द मजिल्स कैन स्टार्ट विथ रिएक्शन। सो रिएक्शन के टाइम में नर्व्स इन्वॉल्व होके, नर्व्स कमजोर पड़ के, उसके साथ मजिल फंक्शन भी कमजोर पड़ सकता है। अभी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में। तो जब ये पिछले स्लाइड में बताया कि अल्लर नर्व इन्वॉल्वमेंट, हाथ में पैचेस है, हाथ में पैचेस जो पहचानने में लेट हो गया कभी कभी, तो ये ऐसा होता है जब उसका नर्व इन्वॉल्व हो जाता है, नर्व सप्लाई मजिल्स में कम हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये हाथ अर्ली हैड, दिस इज कॉल्ड अल्नार क्लॉ हैंड, अल्नार नर्व एक इन्वॉल्व हुआ है, और यहाँ का मजिल्स थोड़ा कमजोर होकर अपने को यहाँ ऑलमोस्ट घटा वैसा दिख रहा है। तो हैंड मजिल्स हैव बिकम वीक, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉइंग एंड अल्नार पार्शियल क्लॉइंग होता है। तो हाफ ऑफ द हैंड में क्लॉइंग हो गया अल्नार नर्व। कभी कभी अल्नार नर्व और एक उसके साथ में मीडियल साइड मीडियन नर्व और एक नर्व भी है। जब मीडियन नर्व अल्नार नर्व दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, it becomes a complete claw hand. A claw hand is like this. It looks like a claw of a animal. Of a animal or bird. You can see because ये claw होना, और एक बात है कि ये इनके हाथ पूरा फिंगर जैसा लंबे नहीं कर सकते, ये फोल्डेड ही रह जाते हैं, इसके लिए this is called as claw hand. So when radial nerve effect होता है, it becomes a wrist drop भी हो सकता है। तो ये सब तभी होंगे जब पेशेंट को पहचानने में लेट हो गया। पेशेंट को ये स्टेज में, जब मैं ये फोटो देख रहा, ये स्टेज में अगर पहचाना गए और ट्रीटमेंट उसका हुआ, तो ये स्टेज में आने का चांस ही नहीं रहती। तो मैं ये इस सक्षम कार्यवर्ग को और सक्षम जो सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये आप दिव्यांग लोगों के लिए 21 और 23 विभाग, मैं गलत हो सकता हूँ, 23 विभागों में आप काम कर रहे हैं, और लेप्रेसी भी उसका एक अंग है। मगर ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग जब आप हो जाते हैं और एक कारणों से, वो होने के बाद आपके मदद की जरूरत रहती है। मगर लेप्रेसी ऐसा डिसीज है जिसके लिए पेशेंट को दिव्यांग होने से पहले उनको मदद चाहिए,
क्योंकि जब ये स्टेज में अर्ली स्टेज ऊपर का हाथ आप देख रहे हैं ना, जब ये 2 उंगलियां मुड़े हुए ये टाइम में पेशेंट को फिजियोथेरेपी एड मिला तो ये स्टेज और दूसरा पूरा हाथ क्लॉइंग होने से बचा सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है लेप्रेसी के लिए। और दिव्यांगता लेप्रेसी में आना कोई जरूरी नहीं है, उससे पेशेंट को बचा सकते हैं। दिव्यांगता आने के बाद पेशेंट को उनका सेवा करना, उनको देखभाल करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये उससे भी अच्छी बात है कि दिव्यांगता आने से ही पेशेंट को बचाए। ये अवकाश लेप्रेसी में बहुत है। तो मैं ये माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सक्षम जब दिव्यांगता और लेप्रेसी दोनों की बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में अलग से आप विचार करें कि लेप्रेसी कॉलोनीज में जो पेशेंट दिव्यांग हो गए उनको तो जरूर आप देखिए, मगर हॉस्पिटल्स में दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल आप यूसीएमएस हॉस्पिटल जाएंगे या सफदरजंग हॉस्पिटल जाएंगे या एम्स हॉस्पिटल जाएंगे, आपको तो वहाँ एक हफ्ते में 100 पेशेंट लेप्रेसी आप देख सकते हैं। उसमें एक 10 to 20% लोगों को ये सहायता का अवसर भी जरूरी रहेगा। और अगर आप अपने कार्यक्रम में इसका जगह बना सकते हैं तो ऐसा लेप्रेसी पेशेंट जो लेप्रेसी कॉलोनी में आ गए उनका ही मदद नहीं, पेशेंट जो ट्रीटमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे और अर्ली ऐसा दिव्यांगता का लक्षण आ गए, उनको भी देख के पहचान के उनको ट्रीटमेंट करना बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं उससे अच्छा बेनिफिट पेशेंट को क्या हो सकता है। आने से ही बचा सकेंगे तो बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा सेवा कुछ ही नहीं रहेगी। तो I just wanted to convey this, that prevention is better and leprosy patients are different compared to other divyangta, that they can, they need physiotherapy much before they develop deformities. They need education, health education and physiotherapy, splints and other gadgets and orthotics before they develop obvious physiotherapy. ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बारे में भी सक्षम कार्यवर्ग probably इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके थोड़ा probably they can put their mind to that and probably if possible they can also act on these areas. क्योंकि अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हाथ देखिए, this is the early disability. Early disability मतलब कमजोरी शुरू हुई। जैसा कि ये 3 उंगलियां एक साथ एक पेशेंट रख सके हैं, मगर ये उंगली ये इसको चुपक के नहीं आ सक रही, मतलब ये से दूर ही रह जा रही। जितना भी कोशिश करो ये उंगली इसका नजदीक नहीं आती। दिस इज कॉल्ड एज एब्डक्शन डिफॉर्मिटी। एब्डक्शन डिफॉर्मिटी इज अर्ली साइन ऑफ लेप्रेसी। ये हाथ अभी खराब नहीं हुआ है ऐसा, मगर फिर भी ये लक्षण पाते ही इनको एडक्टर बैंड देंगे और इनको गटर स्प्लिंट दे सकते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर सकते हैं और इनको प्रॉपर दवाई दे सकते हैं। ये सब इनको दवा देने से इनका दिव्यांगता फिर रिवर्स हो सकता है। जो भी कमजोरी आया है वो रिवर्स होके देन ही बिकम ए नॉर्मल लाइफ बाय द टाइम दिस पेशेंट कंप्लीट्स। ये जब तक ये पेशेंट उनका एमडीटी मेडिसिन कंप्लीट करने के साथ साथ इसका भी विचार करके इसका भी उनको कुछ बेनिफिट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, जो भी उनको जरूरत है दे, तो इट बिकम ए कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन एंड कम बैक टू द नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ। So this is, I just thought I'll share this you, इससे आप बताना चाह रहा था मैं। और जैसा कि हाथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, फीट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फीट में तो अर्ली स्टेज ऐसा दिखेगा कि पैर पूरा ड्राई है, बिल्कुल कट्स, एक्सेसिव कट्स रहेंगे, फिशर्स, व्हाट यू कॉल इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, फिशरिंग ऑफ द फीट रहेगा एंड मे बी समटाइम्स द डीप फिशर्स कैन लीड टू अल्सर्स। समटाइम्स आप ये भी देख सकते हैं सम पेशेंट में ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, ये नर्व भी कभी कभी थिकेंड हो सकता है। जब ये नर्व थिकेंड होता है, ये एरिया में सेंसेशंस ये नर्व से होता है, उसका एरिया नम हो जाता है, मतलब स्पर्श कम हो जाता है। तो ये स्वेट टेस्ट करके पहचान सकते हैं। और कभी भी ये
पिन या जनरली पिन आजकल यूज नहीं कर रहे, या कॉटन या बॉल पॉइंट पेन से सेंसेशंस टेस्ट प्रेस करे तो ये मालूम हो जाता है कि यहाँ सेंसेशन डेफिनेटली कम है। ये मैं इन ब्रीफ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट लेप्रेसी। लेप्रेसी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको इतना छोटा समय में जनरल पॉपुलेशन के लिए बोलना उतना आसान नहीं है, बट फिर भी मैं जो बताया उतना तक मालूम करना बहुत काफ़ी है। मतलब लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट इज नॉट हेरिडिटरी, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय आवर स्क्रिप्चर्स आल्सो, अपने पुराणों में बता चुका है। और वो उसमें वो भी बता चुके हैं कि ये तो क्योर होने वाला डिसीज है, जैसा कि सांबा को क्योर हुआ। और तब तो वो लोग सूर्य को नमस्कार करते थे और प्रेयर करते थे, तपस्या करते थे। अभी तो मेडिसिन है, मेडिसिन के साथ भी ठीक हो सकता है। तो और दूसरी बात, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। और तीसरी बात, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। चौथी बात, इसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और फिफ्थ बात, पांचवी बात थी, इसका दवाई मिलेगा और इसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्किन के साथ नर्व को भी इन्वॉल्व हो सकता है, जब नर्व को इन्वॉल्व होता है तो डिसेबिलिटी आ सकता है। जब डिसेबिलिटी अर्ली पहचाने जाता तो इसका ट्रीटमेंट वी कैन रिवर्स द प्रोसेस, तो फिर रिवर्स करके फिर नॉर्मल फंक्शन ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये पेशेंट को जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट ट्रीटमेंट मतलब एमडीटी थेरेपी के साथ फिजियोथेरेपी भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये लेप्रेसी का पर्टिकुलरिटी है कि दवा ट्रीटमेंट के साथ फिजियोथेरेपी साथ साथ चलना चाहिए। जब ये लेट हो जाएगा तब पेशेंट विल एंड अप एज ए दिव्यांग बन जाएगा। तो दिव्यांग बनने से पहले ट्रीटमेंट करना लेप्रेसी में एक अवकाश तो है, मगर राइट टाइम पे जाके पेशेंट को ये फिजियोथेरेपी या और जो भी उनको सहायता चाहिए वो मिलना चाहिए और प्रॉब्ली पहुंचाना चाहिए। तो लास्टली 3-4 स्लाइड्स आई जस्ट वांट टॉक अबाउट सेल्फ केयर बाय द पेशेंट। ये भी सक्षम कार्यकर्ता या कोई भी फिजियोथेरेपी और कोई भी मेडिकल पर्सनल, कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल लेप्रेसी देखते, ये पेशेंट को समझाना जरूरी है। और इसका बुकलेट्स है, ये तो इंग्लिश में WHO बुकलेट है और हम हमारा एसोसिएशन को इसको हिंदी में और तेलुगु में ट्रांसलेट कर चुके हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको हिंदी का सेल्फ हेल्प बुक है, इसमें अबाउट 20 पेजेस रहते हैं, इसके साथ में फोटोग्राफ भी रहते हैं और छोटे छोटे हिंदी के शब्द में पेशेंट को समझाया जाता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं अमित जी को ये बुक भेज देता हूँ अगले 2 दिनों में। आप चाहे तो उसको रिप्रिंट करके दे सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी पेशेंट को दे सकते हैं। वैसा तो इंग्लिश का आपको मिलेगा, ऑनलाइन में मिलेगा। आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये टिप्स फॉर पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रेसी, ये तो WHO का है, ये तो हमारा ट्रांसलेशन करे सो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, आपको भेज सकता हूँ। और इसमें ये लिखा हुआ है, उसके अलावा वो तो उसमें तो डिटेल लिखा हुआ था। आई जस्ट वांट टू टेल यू ब्रीफली द केयर ऑफ द लिम्स। ये केयर ऑफ द लिम्स पेशेंट को ये पहचाना चाहिए जब भी आप किसी कुष्ठ रोग कॉलोनी में जाते हैं या कुष्ठ रोगों को सप्लाई करते हैं। कैलिपर्स देना, शू देना वो तो अलग बात है, उससे तो जो प्रॉब्लम है उसके लिए मदद मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से कैसा बचाया जाए और जो प्रॉब्लम आ गया है उससे कैसा छुटकारा मिला जाए तो उसके लिए पेशेंट को पहले ये 4 चीज बताना है, 4-5 चीज। रेगुलर इंस्पेक्शन पहला हर पेशेंट को बोलना है, आप काम से घर को आने के बाद शाम में घर आके आराम से बैठ के पैर धोने के बाद एक एनी ब्लैंड ऑयल, कौन सा भी ऑयल पैर को लगाइए, एरंडी का तेल लगाइए या पल्ली का तेल लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए या कोई वैसलीन लगाइए। एक ब्लैंड ऑयल रोज लगाना चाहिए। और जब फीट ड्राई रहते हैं प्लीज सोक देम, पानी में थोड़ा देर 5 मिनट के लिए रखिए और कोई स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हुआ है उसको निकाल दीजिए और ऑयलिंग कीजिए। बाय रेगुलर इंस्पेक्ट करना इसके लिए जरूरी है कि लेप्रेसी पेशेंट को सेंसेशन नहीं रहते जिसको ये नर्व इन्वॉल्व होते हैं। नॉट एवरीबडी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, नॉट एवरी लेप्रेसी पेशेंट विल हैव लॉस ऑफ सेंसेशंस ऑफ हैंड्स एंड फीट। सभी को नहीं रहता है, थोड़े लोगों को जिनको रहता है वो इट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल, उसको पलटाना उतना आसान नहीं है। जब उनको सेंसेशन नहीं रहता है, उनको ये मालूम नहीं होता कि पैर में कुछ छुपा है, पैर में मार लगा है या पैर को कोई जख्म हुआ है, पैर में कुछ ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो
आजू बाजू वाले उनको बताएंगे कि देखो भाई आपके पैर से कुछ खून आ रहा है, ओनली देन ही विल रियलाइज। इसके लिए घर आने के बाद, वैसा तो घर से निकलने वक्त कभी भी विदाउट, यू शुड नॉट वेयर, गो विद प्रॉपर शू फुटवेयर मतलब चप्पल नहीं है उनके, कभी भी शू पहनना चाहिए विद सॉक्स, ताकि पैर ड्राई ना हो जाए। और वापस आने के बाद कभी भी चेक करना है कि पैर में कुछ लगा है, और उसके बाद में ऑयल रहने से स्किन सॉफ्ट एंड सपल होता है, सपल होने से फिशरिंग नहीं होता है और अल्सर्स नहीं आते। उसके बाद ऐसे केयर ऑफ द फिशर्स करने के लिए, जब फिशर्स आता है मे बी यू कैन अप्लाई वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो मिलता है वो लगा सकते, पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद कुछ भी ऑइंटमेंट, नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट, ऐसा कुछ ऑइंटमेंट फिशर्स अगर हो गया तो लगा सकते। जब अल्सर्स हो जाते हैं उसके लिए, अल्सर्स के लिए ड्रेसिंग करना जरूरी है। ड्रेसिंग के बगैर अल्सर्स के ऊपर चलते रहेंगे, अल्सर्स पे प्रेशर डालते रहेंगे तो अल्सर्स हील नहीं होते। और अल्सर जब होता है ड्रेसिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। नेवर कीप अल्सर्स ओपन, नेवर लेट अल्सर्स ड्राई अल्सर्स नेवर हील। प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हीलिंग इज, स्किन ज्यादा ड्राई होगा तो अल्सर हील नहीं होता, इसके लिए कभी भी उसको क्लोज रखना चाहिए। इन्फेक्ट हुआ तो भी हील नहीं होता, कुछ कोई मस्किटोस है, मक्खी उसके ऊपर बैठे तो हील नहीं होते, तो उसको क्लोज करना जरूरी है। सो केयर ऑफ द अल्सर्स इज आल्सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केयर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट। और उनको रेस्ट, क्लीनिंग, ड्रेसिंग और रेगुलर एक्सरसाइज। जब ये सब होता है, नेचुरली सेंसेशन नहीं रहने से मोटार फंक्शन भी कम रहता है, तो एक्सरसाइज करके उनको मोटार फंक्शन मतलब नर्व का, मसल का एक्टिविटी ठीक रखना चाहिए। जब एक बॉडी में कोई भी मसल बहुत ज्यादा दिन रेस्ट दे देता है, वो मसल वीक हो जाता है। तो जब जो वीक हो जाता है वो रिकवर होने में चांस कम हो जाता है। उसके लिए उसको एक्टिव रखना है, उसको पैसिव एक्सरसाइजेस, एक्टिव एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे वो करना चाहिए। जब डिफॉर्म हो जाता है, जैसा मैं बताया, कभी क्लॉ हैंड्स, क्लॉ फिंगर्स ऐसा हो गया, तो उसको सीधा करने के बाद छोड़ देंगे तो फिर वो क्लॉ हो जाता है। इसके लिए उसको सपोर्ट लगा के स्प्लिंट करना, स्प्लिंटिंग फॉर डिफॉर्मिटीज, स्प्लिंटिंग फॉर फीट एंड हैंड्स, एंड प्लिंटिंग टू सपोर्ट द फीट एंड हैंड्स व्हेन दे डेवलप नॉन हीलिंग अल्सर्स। ये सब करना है, स्प्लिंटिंग भी कर सकते हैं। ये तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद ये सब, मैं छोटा ट्रेनिंग के साथ, मे बी 1 वीक ट्रेनिंग में ये सब सीख सकते हैं। Now coming to the last part, end of my talk, I'm just saying leprosy is not a curse, but it's curable by medication, MDT. But MDT के साथ drug therapy is only a small part of leprosy. मतलब दवाई से leprosy germs तो मर जाते हैं, मगर leprosy का deformities का इलाज तो दो ही तरह हो सकता है। वन तो अर्ली पैसा उसको प्रिवेंट कीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट देने से डिफॉर्मिटीज नहीं आएंगे। जब आएंगे अच्छा अर्ली आइडेंटिफाई करके उसको तभी टाइम में उनको फिजियोथेरेपी इनिशिएट कर देंगे तो ही वोंट बिकम डिफॉर्म। थर्ड टाइम आफ्टर डिफॉर्म होने के बाद भी पेशेंट को फर्स्ट 3 इयर्स में उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, एक्टिव फिजियोथेरेपी, पैसिव थेरेपी दे रहे तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी पेशेंट को कर सकते हैं, या अल्सर्स होते तो अल्सर्स हीलिंग होता है। और सबसे जरूरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, लेप्रोसी पेशेंट जब अल्सर आता है उनमें बॉडी में कोई कमजोरी नहीं रहती कि अल्सर लेट हील हो जाए। लेप्रोसी पेशेंट का अल्सर्स, नॉर्मल पेशेंट का अल्सर उतना ही फास्ट हील हो जाता है, बट ओनली प्रॉब्लम विद लेप्रोसी इज दैट बिकॉज लेप्रोसी पेशेंट सेंसेशन नहीं रहता है, उनको स्पर्शता मालूम नहीं होती, दर्द मालूम नहीं होती, उनको केयर नहीं करते। जब वंस पेशेंट को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उनको अल्सर के लिए केयर करना चाहिए। When sensations are not there, it is difficult to understand how to care, but उनको समझाने से उन्हें समझ जाएंगे। समझिए तो जो भी अल्सर हो लेप्रोसी का, will heal like normally like any other person. No one should be rejected by their friends and family because of leprosy. This is the theme, World Leprosy Day, and also no one should have their human rights taken away because of leprosy. तो ये भी आज का भी का थीम है। तो ये सब के बावजूद मैं while closing comments is that leprosy कोई डरने वाला बीमारी नहीं है। leprosy fortunately 100 लोगों को leprosy आया तो उसमें 95 पेशेंट्स कंप्लीट क्यूर, दवा के साथ कंप्लीट क्यूर होके नॉर्मल होके अपने सोसाइटी में वापस आ रहे हैं और आ सकते हैं। तो बचे 5% में 4% पेशेंट्स को ठीक टाइम से दवा मिलेगा, ठीक टाइम में उनको फिजियोथेरेपी मिलेगा, वो भी डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं। बाकी बचे 1%
patient. Yes, we are all there to take care of them in case they become deformed, but all the deformities are because of negligence either by the patient or by the attendant or by the medical personnel, and all the deformities in the leprosy are preventable deformities. उनको अपन early identify करने से prevent कर सकते हैं. तो ये मेरा मैसेज ये है कि सक्षम बनने के लिए और बनने के लिए एक ही तरीका है लेप्रोसी पेशेंट को, उनको करेक्ट टाइम के उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल कॉलेजेस, डर्मेटोलॉजिस्ट, लेप्रोसी एसोसिएशंस और बहुत सारे जो लेप्रोसी वर्क कर रहे हैं उसमें उसके तरफ ही ध्यान दे रहे हैं. एंड मैं बहुत ही खुश हूँ, ये सक्षम को आभारी भी हूँ कि आप लोग लेप्रोसी पेशेंट को इतना ध्यान दे रहे हैं. बाकी दिव्यांग 21 और 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिव्यांग के साथ लेप्रोसी की भी केयर कर रहे हैं, बट लेप्रोसी बीमारी थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर दिव्यांगता. दिस इज प्रिवेंटेबल. दिस एस्पेक्ट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो आई होप आई कुड मेक माय प्रेजेंटेशन क्लियर. मेरा हिंदी उतना साफ नहीं है, मैं उसको क्षमा चाहता हूँ, बट आई होप आई कुड कन्वे द मैसेज व्हाट यू वांटेड. थैंक यू वेरी मच. आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन इफ यू वुड लाइक. थैंक यू. धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल भाषा में आज का विषय हमारे मध्य में रखा, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. आपने बहुत ही जो रियल एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में लेप्रोसी के जो लक्षण हैं और उन्हें किस तरीके से और उनका अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस किया जा सकता है उसके बारे में आपने हमें बताया. इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. हमारे मध्य में बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न डाले हैं जिनका काफी सारे प्रश्नों का समाधान आप पहले ही कर चुके हैं. फिर भी यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. जरूर जरूर जी. पहला प्रश्न है, समाज में ऐसी भ्रांति है कि यह एक अछूत बीमारी है, अतः लोग जिस कारण से ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? मैं मेरा पहला फोटोग्राफ देखिए, कृष्ण का बताया था. कृष्ण के पास उनका सांबा को बिठा के बात कर रहे हैं. जब भगवान कृष्ण ही अछूत लेप्रोसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करे तो हम तो साधारण मानव है, हम क्यों करना चाहिए? बड़ा एग्जाम्पल है मगर छोटा एग्जाम्पल है. मैं सामने बैठा हूँ, 1983 से लेप्रोसी के पेशेंट के साथ रोज देखता हूँ, तो मेरे हाथ पैर सब ठीक है. तो मतलब लेप्रोसी is less infectious than tuberculosis. TB से लेप्रोसी less infectious है. AIDS से 100 गुना less infectious है. कॉमन कोल्ड से less infectious है. अपना कोविड से तो 1000 times less infectious है. लेप्रोसी के पेशेंट जब घर में रहते हैं, the chances of his wife and children getting leprosy is very very minimal. Very very minimal. Not even, I think 100 में I think 8 or 9 patients will get. 92 patients in the household also will not get leprosy. Household मतलब उनके साथ हर 10, 20, 30 years गुजारे से लोग भी लेप्रोसी आने का चांस 1 in 100 है. तो आप हाथ मिलाने से 5 मिनट में लेप्रोसी आने वाला बीमारी नहीं है. 5 मिनट नहीं है, आप हर दिन मिले तो भी आने का बीमारी नहीं है. अपने अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, दिस इज अ डिसीज ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी अगर कम है कोई भी बीमारी आ सकता है, मगर लेप्रोसी के लिए स्पेसिफिक इम्यून डेफिशिएंसी रहना चाहिए. वो आप ये माध्यम में बोलना मुश्किल है. दिस इज स्पेसिफिक इम्यून डेफिशिएंसी जिनको रह सकता, आई मीन लेप्रोसी स्पेसिफिक रहता है, बट जिनको नहीं आता है उनको नहीं आता है. बस. और दूसरी बात, ये स्प्रेड होने वाले, दिस इज नॉट ए हाईली इन्फेक्शियस डिसीज. दिस इज वन ऑफ द लीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब. अगला प्रश्न है गोपाल परिहार जी का. ये पूछना चाहते हैं कि श्वेत कुष्ठ और विटिलिगो के क्या कारण होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी उपचार पद्धति अधिक उपयोगी है जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, और खाने पीने में किस चीज का परहेज करना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं मेरा प्रेजेंटेशन बंद कर देता हूँ. स्टॉप शेयर. ओके. यस. तो
अभी आपका प्रश्न श्वेत कुष्ठ, देखिए पहली बात ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है या कुछ आई थिंक अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि श्वेत कुष्ठ अरुण कुष्ठ का नाम। तो कुष्ठा या कुष्ठ जब ये वेदों में जब पाया जाता है वर्ड, ये अपना लेप्रेसी के बारे में पूरा, इट्स नॉट वर्ड रिलेटेड लेप्रेसी ओनली, एनी स्किन डिसीज जिसके जो पैचेस आते हैं उसको कुष्ठ नाम दिया जाए। उसमें अरुण कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ और बहुत सारे कुष्ठ नाम है। पंडित लोगों को आप इफ यू वांट देयर इज पीपल हु कैन एक्सप्लेन। तो दिस इज कुष्ठ इज नॉट लेप्रेसी। Kushta is something which is prominent, something like a patch on the skin. So Aruna Kushta is considered to be red. One is considered to be leprosy. But Sweta Kushta is vitiligo. Vitiligo is white patches which you see on many people. Anybody can have white patch. White patch is called vitiligo. Vitiligo leukoderma और एक नाम है। तो इससे कोई कुष्ठ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एंड दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट कॉल विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा कुष्ठ। वो कुष्ठ नहीं है। तो अभी वो कुष्ठ नाम वी आर ओनली गिविंग, सिर्फ लेप्रेसी को आप बात कर रहे हैं कुष्ठ नाम बाकी बीमारियों में कृपा करके कभी वो वर्ड यूज मत कीजिए, इवन दो होम्योपैथी हो एलोपैथी हो, बिकॉज कुष्ठ नाम अभी सिर्फ लेप्रेसी मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैसिलस जो आता है जिसके बारे में मैं आपको बताया उसको ही लेप्रेसी कहना, और कोई भी बीमारी को कुष्ठ नाम से पुकारना नहीं चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात विटिलिगो जो है स्किन का पिगमेंट कम होने से होता है, वो कोई बैक्टीरिया से नहीं होता। पिगमेंट कम होता है मतलब मैं आपसे थोड़ा काला हूँ, कोई गोरा है, तो वो सब स्किन का पिगमेंटेशन से होता है। तो कभी कभी स्किन में कभी कभी लोकल एरियाज में स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन मतलब पिगमेंट नहीं है, डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज समटाइम्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड विटिलिगो। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इनफैक्ट इज कॉल्ड पिगमेंटरी डिसऑर्डर और पिगमेंटरी डिसऑर्डर। पिगमेंट कम हो गए, जैसा कि मेरा बाल सफेद हो गए यहाँ मेरा दाढ़ी का, तो इसमें पिगमेंट कम हो गए, क्योंकि मैं चाहे तो इसको हेयर डाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ऐसा मेरा हाल भी, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई बीमारी नहीं है। सिमिलरली स्किन पे व्हाइट पैचेस जो आते हैं वो भी बीमारी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग उसको व्हाइट पैचेस को डार्क करना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर उनको दवा दे रहे हैं। जो डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं वो एलोपैथी वाले देंगे, होम्योपैथी वाले देंगे, आयुर्वेदिक वाले देंगे। वो पलट के वापस आना या नहीं आना वो डिफरेंट डिस्कशन, उसकी बात अलग है। मगर पहली बात है वो सिर्फ स्किन का पिगमेंटेशन कम होना है, कोई बीमारी नहीं है। इंडिया में स्किन का कलर एक व्हाइट पैच रहने से बहुत ज्यादा उसको सोशल स्टिग्मा है। इनफैक्ट मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा मत समझना, इंडिया में विटिलिगो को ज्यादा स्टिग्मा है लेप्रेसी से। सो इट इज अनफॉर्चुनेट। किसी को घर में बेटी को लेप्रेसी है तो आप उसको छुपा के मैरिज कर सकते हैं, बट विटिलिगो है तो आई एम वेरी श्योर यू ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द होल फैमिली। शादी होने का बच्ची में नहीं है, बच्ची का मदर को भी विटिलिगो है तो उनकी शादी नहीं करते, because the stigma for white patch is much more than leprosy. In the social stigma of vitiligo is higher than leprosy. तो ये बात सक्षम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा कुष्ठ का नाम नहीं मत दीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉट कुष्ठ, नंबर 1। नंबर 2, श्वेत कुष्ठ नाम को आप डिक्शनरी से निकाल दीजिए, that is different context. When you don't understand certain context, we should not use it. तीसरी बात तो उसका इलाज करना नहीं करना। For example, I am telling you now for you because all looks very educated people. If you go to America, I happen to go to America and stay in America and go to any doctor with a vitiligo, leukoderma, they will look at it and say, okay, you have got vitiligo. Okay, you take vitiligo, no treatment required. Because they are white people, the white patches have no social significance there. They said if you want to take treatment, otherwise go home. So ये बात ये मीडियम के द्वारा मैं आपको सब लोग बोलना चाह रहा हूँ कि white patches is not a disease.
पेशेंट वॉलंटरली उनको इलाज चाहिए तो जरूर ले सकते हैं, कोई भी दे सकता है। उसका फायदा कितना होता है वो सब मैं अभी बता नहीं सकता। दैट इज अप टू द पेशेंट एंड द डॉक्टर। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का कंप्लीट ट्रीटमेंट होने में कितना समय लग जाता है? कुष्ठ रोग का कंप्लीट ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से, अभी गवर्नमेंट का प्रणाली से 2 टाइप का कुष्ठ मैं पहले बताऊंगा। एक तो रेजिस्टेंस अच्छा है, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी बोलते, और जिसका कमजोर है, बॉडी में बहुत सारे पैचेस आए, उसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी को अभी गवर्नमेंट के से फ्री में, ऑफ कोर्स हर टाइप का कुष्ठ रोग को गवर्नमेंट के तरफ से या फ्री में दवा मिलता है। गवर्नमेंट एंड WHO सप्लाई मेडिसिन। पर ये एक टाइप का लेप्रोसी जिसका उसको 6 मंथ मिलता है, जो ज्यादा सीवियर टाइप लेप्रोसी उसको 12 मंथ्स का दवा मिलता है। तो गवर्नमेंट तो 12 मंथ्स के बाद वो दवा गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर देती है। आप चाहेंगे तो यू कैन गो आफ्टर 12 मंथ्स टू एनी नियर बाय डॉक्टर इफ यू वांट फर्दर ट्रीटमेंट। इफ द डॉक्टर फील्स दैट यू आर रिक्वायर एंड डिजर्व फर्दर ट्रीटमेंट, आप जरूर ले सकते हैं। मगर मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट गवर्नमेंट जो देता है वो तो मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स। बियॉन्ड दैट इफ यू वांट you consult a leprosy specialist, they will tell you whether you require more than that. Sometimes some patients, like I told you, reactions वैसा होता है तो उनको फर्दर भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मगर एक बात ये कहने के बाद मैं फिर और आई एम टेलिंग ए राइडर, इसका एक एडिशनल बात कर रहा हूँ। लेप्रोसी का ट्रीटमेंट लेना और डिफॉर्मिटी प्रिवेंट करना, डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट लेना दोनों अलग अलग बात है। लेप्रोसी ट्रीटमेंट जो दवाई लेते हैं वो सिर्फ बैसिलाई को किल करने के लिए, पूरा बैसिलाई को बॉडी से निकालने के लिए देते हैं। मगर जो डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी आता है, वीकनेस जो भी आता है फिंगर उंगली में, वो करने के लिए फर्दर फॉलो पेशेंट को जरूरी होगी। इन केस ही डेवलप्स, अच्छा है पेशेंट डजंट डेवलप एनीथिंग, एटलीस्ट यू नीड पीरियोडिक चेक वंस इन अ व्हाइल टू सी वेदर इज डेवलपिंग और नॉट, सो दैट उनको पहले पहचान के उनको प्रिवेंट करके उनको जो भी फिजियोथेरेपी दे सकते। तो मे बी द पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सिर्फ 12 मंथ्स है मैक्सिमम, बट फॉलो अप ट्रीटमेंट मे बी 6 मंथ्स में, 1 ईयर में एक बार, 1-2 ईयर्स तो उनको फॉलो अप के लिए आना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, श्रोताओं ने बहुत इंटरेस्ट लिया आज के वेबिनार में, पर समय की अवधि हमारे पास थोड़ी कम होते हुए, समय का अभाव होते हुए, मैं आपके सामने एक अंतिम प्रश्न रख रही हूँ जिसमें पूछा जा रहा है कि कैन लेप्रोसी पेशेंट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस? Why not? 100%. Leprosy patient he can take driving license provided his fingers are working. He can hold the steering. His feet are working. He can. There's no foot drop नहीं है. कोई physical कमजोरी नहीं है. बस जैसा कि बाकी दिव्यांगों से कंपेयर करें तो लेप्रोसी में दिव्यांगता आने का चांस ही कम है। और दूसरी बात, दिव्यांगता भी बहुत ही लिमिटेड रहता है। जैसा मैं बताया, सिर्फ एक हाथ में, एक तरफ का हाथ में 2 उंगलियां कमजोर हो सकता है जनरली, दैट इज व्हाट द दिव्यांगता। बड़े बड़े दिव्यांगता जो आप देखते हैं लेप्रोसी कॉलोनी में, दैट इज अ सीवियरली अफेक्टेड लेप्रोसी पेशेंट जो प्रॉब्लली फॉर वेरियस रीजंस, मे बी उनका सेल्फ केयर अच्छा नहीं था या उनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिला। उनका देख रहे हैं आप, उनका लक्षण या उनका सीवियरिटी बाकी लेप्रोसी पेशेंट को आपात करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, ये इतने सारे आपके 100 पेशेंट्स आपके कॉलोनी में है, आपके फ्लैट्स में है, जरूर उसमें 1-2 लेप्रोसी पेशेंट रह भी सकते हैं, और रहे भी तो आप पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि दे आर लाइक एनी अदर नॉर्मल पेशेंट। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, इवन रहने से आपको मालूम भी हुआ तो आप कोई डोंट गेट अफ्रेड और चमक जाना नहीं चाहिए, क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल इन्फेक्शन, लेस इन्फेक्शियस देन even common cold. Thank you.